नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं। वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। बंगाल में लड़बो तो जीतबो। आज दंगल में यह सवाल इसलिए क्योंकि चुनाव को लेकर ममता और बीजेपी में ऐसी जोरदार टक्कर हो रही है कि अब से थोड़ी देर पहले कोलकाता में भयंकर हंगामा हो गया। टीएमसी से बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी कोलकाता में रोड शो कर रहे थे और इसी दौरान टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर संग्राम हुआ। नौबत मारपीट और पथराव तक आ गई है। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं, जरा आप देखकर अंदाजा लगाइए कि पश्चिम बंगाल के चुनाव के पहले आखिर हालात इस वक्त राजधानी कोलकाता में कैसे हैं। राजनीतिक बयानबाजी एक तरफ है, लेकिन रोड शो और रैलियों में किस तरीके से हंगामा हो रहा है उसकी बानगी आपको इन तस्वीरों में देखने को मिल जाएगी। शुभेंदु अधिकारी की रैली थी, रोड शो था, जिसको आरोप है कि टीएमसी की महिला विंग ने काले झंडे दिखाए और उसके बाद वहां हंगामा हो गया। तो ये तस्वीरें आपसे थोड़ी देर पहले की कोलकाता की तस्वीरें हैं, जहां टीएमसी से बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी का रोड शो हो रहा था और इसी दौरान आरोप लगाया गया कि टीएमसी की महिला विंग के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए और फिर पथराव हो गया, हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई। बीजेपी और टीएमसी के समर्थक आपस में भिड़ गए। और इसके पहले आज ही शुभेंदु अधिकारी के गढ़ में ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से खुद चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। शुभेंदु 2016 में टीएमसी के टिकट पर नंदीग्राम से चुनाव जीते थे। 2011 में जब ममता बनर्जी ने लेफ्ट को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया था तो उसे नंदीग्राम और सिंगूर आंदोलन का नतीजा बताया गया था और तब नंदीग्राम में ममता के साथ शुभेंदु अधिकारी खड़े थे। लेकिन अब जब ममता को बीजेपी से चुनौती मिली है तो उन्होंने नंदीग्राम को रणभूमि बनाने का फैसला किया है। इसीलिए आज दंगल में सवाल यह कि यह ममता की नर्वसनेस है, जैसा बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं, या फिर यह ममता का मास्टर स्ट्रोक है, ममता की ललकार। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर बताते हैं आज दंगल में कौन कौन मेहमान है। नंदीग्राम सीट एमनिते एटा जेनारेल सीट, काजेई कोनो असुविधा नेই। এমনকি আমি যদি নন্দীগ্রামে দাঁড়াই কেমন হয়, এটা আমার ইচ্ছা হয়েছে, আমার মনোবাসনা। ভবানীপুরকেও আমি নেগলেক্ট করছি না, ভবানীপুরেও আমি ভালো প্রার্থী দেব, ওটাও আমার ভালোবাসার জায়গা। বক্সিকে বলবো নন্দীগ্রামেও আমার নামটা যেন থাকে। जिस नंदीग्राम और सिंगूर के आंदोलनों की बदौलत ममता बनर्जी को बंगाल की कमान मिली थी, आज उसी नंदीग्राम के जरिए खुद को मिली बीजेपी की बड़ी चुनौती से निपटने के लिए ममता ने आर पार का ऐलान किया। नंदीग्राम तुम्हें सलाम। 2011 में नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ममता के सारथी थे, लेकिन अब शुभेंदु बीजेपी के रथ पर सवार है। 2016 में शुभेंदु ने टीएमसी के टिकट पर नंदीग्राम की सीट जीती थी। ऐसे में ममता एक साथ कई संदेश दे रही हैं। साफ संकेत है कि वो बीजेपी के सामने दीवार बन के खड़ी होंगी। केंद्र के खिलाफ उन्होंने साफ मोर्चा खोला है। पंजाबेर कृषकरा रास्ताय पड़े आछे, आजके कृषक मेरे कृषक प्रेम, बीजेपी सेम सेम, लज्जाओ करे ना। तोमरा बांगला दखल करबे, कृषकेर ओई बिल 3টে बिल प्रत्याहार करते हबे, ता नाहले जेने रेखो কোনো আন্দোলন ভারতবর্ষে সাকসেসফুল হয়নি। সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম ছাড়া করেছিলাম আমরা, আগামী দিন করে আবার দেখিয়ে দেব কোন ফলে কি হয়। ममता मानो बीजेपी से कह रही हैं कि उनसे बंगाल छीनना संभव नहीं है, लेकिन उनके नंदीग्राम से चुनाव लड़ने के फैसले को बीजेपी के नेता पलायन का नाम देने लगे हैं। दावा कर रहे हैं कि ममता नर्वस हो गई है। खास बात यह है कि जब ममता नंदीग्राम की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर रही थी तो कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी अपना सियासी दम दिखाने में जुटे थे। इस बीच बीजेपी और टीएमसी के बीच संग्राम छिड़ा है। इसे दोनों दलों के नेताओं की जुबानी जंग से समझ सकते हैं। यूपी सरकार में मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने ममता को इस्लामिक आतंकियों की मदद का आरोप लगाया था। उधर टीएमसी के मंत्री कल्याण बनर्जी लगातार अपने जुबानी बम से चर्चा में हैं। ममता बनर्जी पूरी तरीके से बांग्लादेशी हो गई हैं। ममता बनर्जी का भारतीयता में, भारतीय संघ में कोई विश्वास नहीं है।
जो इस्लामिक आतंकवादी हैं बांग्लादेश के, उनके इशारे पर वो काम कर रही हैं। रोहिंग्या मुसलमानों को नागरिकता देना, बांग्लादेशी मुसलमानों को नागरिकता देना और अपने वहाँ पर जो हिंदू देवी देवता हैं उनको अपमानित करना, मंदिरों को तोड़वाना, हमारे पर्वों को नहीं मनाने देना, सबसे बड़ी खतरा आज देश के लिए ममता बनर्जी हो गई हैं, जिसका परिणाम उनके साथ के लोग उनका साथ छोड़ करके जा रहे हैं। হিন্দু থাকবে, এখানে মুসলিম থাকবে, এখানে বৌদ্ধ থাকবে, এখানে খ্রিস্টান থাকবে। এই বাংলায় যারাই আছে, যারাই পড়াশোনা করেছে, তাদের একটা লক্ষ্যও আপনাকে এনআরসিতে তাড়াতে আমরা দেব না। बंगाल के ये शोले बता रहे हैं कि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा अभी लड़ाई और तेज होगी। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें, दंगल में आज हमारे साथ शामिक भट्टाचार्य हैं जो बीजेपी के नेता और प्रवक्ता हैं। 15 साल में पहली बार बीजेपी का सूखा इन्होंने खत्म किया था बंगाल में बशीरहाट का उपचुनाव जीतकर। हमारे साथ ओम प्रकाश जी आ गए हैं, वो प्रवक्ता हैं तृणमूल कांग्रेस के। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं आशुतोष चटर्जी और हमारे साथ अवनिजेश अवस्थी हैं, वो राजनीतिक विश्लेषक हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और आरएसएस से भी जुड़े। हम सबसे बात करें उसके पहले आपको सीधे एक बार कोलकाता लिए चल रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर, जहां शुभेंदु अधिकारी की रैली में जबरदस्त हंगामा हुआ। आरोप लगा कि टीएमसी की महिला विंग के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए और उसके बाद पथराव की नौबत आ गई। इंद्रजीत वहां इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। इंद्रजीत, इस वक्त की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, क्या हुआ, पूरा वाकया बता दीजिए विस्तार से एक बार। देखिए, टोलेगंज से रासबिहारी यही रूट था आज शुभेंदु अधिकारी के रोड शो का। रोड शो शांतिपूर्ण तरीके से शुरू भी हो गया था, लेकिन बीच रास्ते में हमने देखा कि तृणमूल के 2-3 महिला समर्थक वो काला झंडा दिखा रहे थे, तब भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे वो जगह क्रॉस करके रोड शो आगे बढ़ गई, हमने देखा कि पथराव होना शुरू हो गया है। 1-2 पत्थर भी गिरे रोड शो पर, जिससे बीजेपी के जो समर्थक थे वो भड़क गए और वो रास्ते के दूसरे ओर चले गए और दूसरे ओर चले जाके वहाँ पे उन्हें लगा कि जो लोग पथराव कर रहे थे वो वही गली से भाग रहे हैं और इसीलिए उस गली में वो लोग उसको चेस करना शुरू किए और उसके बाद वहाँ पे कुछ बाइक रखा गया था, उसको वैंडलाइज कर दिया, उसको वहाँ पे तोड़फोड़ की और उसके बाद जो रोड शो है वो निकल गई। लेकिन आपको दिखा दें, इस वक्त देखिए कोलकाता के राजपथ पे किस तरह का पुलिसी बंदोबस्त है। वहाँ पे जब ये हो रहा था हंगामा, तब मुझे 1 या 2 पुलिस ऑफिसर दिखने को मिला और वो बिल्कुल बीजेपी के जो समर्थक थे वो हावी हो गए थे वहाँ पे और बहुत ही गुस्से में दिख रहे थे, क्योंकि उनका कहना था कि जो रोड शो है उसको खराब करने की कोशिश तृणमूल की तरफ से हो रही थी। हालांकि तृणमूल का कोई झंडा नहीं था, तो हम नहीं कह सकते वो तृणमूल के समर्थक है या नहीं, लेकिन कुछ ऐसे मिसक्रेंट्स थे जिन्होंने पत्थरबाजी की और उसके वजह से लोग भड़क गए बीजेपी की रैली में और उसके बाद बीजेपी के जो समर्थक है वो जाके तोड़फोड़ करना शुरू कर दी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में हेलमेट पहने हुए पुलिस भी है और महिला फोर्स भी रखा गया है और डिप्टी कमिश्नर यहाँ पे बात कर रहे हैं। और अभी भी हम कह दें कि शुभेंदु अधिकारी का जो रोड शो है वो खत्म हुआ है। हम लोग लाउड स्पीकर पे सुन पा रहे हैं कुछ दूर यहाँ से, और वहाँ पे कुछ देर में शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष वगैरह जितने भी है वहाँ पे मंच बनाया गया है, वहाँ पे बात करेंगे। और ये एक रिपीटेशन हो गया है, क्योंकि कुछ दिन पहले खिदिरपुर में भी इस तरह का रोड शो था, वहाँ पे कैलाश विजयवर्गीय और बाकी लोग भी थे, वहाँ पे जूते पड़े थे बीजेपी के रैली में और बीजेपी के रैली से झंडा फेंका गया था तृणमूल के रैली में जो बगल में चल रही थी। तो किस तरह का सियासी घमासान जो है पश्चिम बंगाल में वो देखने को मिल रही है, क्योंकि राजनीतिक पारा जो है हर एक दिन चल रहा है पश्चिम बंगाल में। बहुत बहुत शुक्रिया इंद्रजीत, फिलहाल वहां से जानकारी देने के लिए। इंद्रजीत कुंडू हमारे संवाददाता तस्वीरें दिखा रहे थे कोलकाता की। रोड शो खत्म हो गया, अब रैली होगी शुभेंदु अधिकारी दिलीप घोष की, और उसके पहले रैली में पथराव, उनका आरोप कि तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने पथराव किया। ओम प्रकाश तिवारी जी, चुनाव तक ऐसे ही चलेगा क्या अब बंगाल में? पत्थर चलेंगे रोज? ओम प्रकाश मिश्रा जी, आप पत्रकार हैं, थोड़ा बहुत हाँ तो अब पता कर लेना चाहिए आप शो में किसको बुला रहे हैं। एनीवे, हाँ तो क्या पूछना चाह रहे हैं आप? आप ये पूछना चाह रहे हैं जो 15-20 मिनट पहले कुछ हंगामे हुए हैं तो नहीं, अब सुन लीजिए बस, हो गई ना बात। तो आज जो अनाउंसमेंट है नंदीग्राम से वो ऐतिहासिक होने वाला है।
इसलिए ऐतिहासिक होने वाला है, जो उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके कॉन्टेक्स्ट में जो तृणमूल कांग्रेस को बहुत बड़ी बढ़ोतरी मिलने वाली है। यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस की बहुत ही अच्छी पकड़ है और बीजेपी अपने आप को चैलेंजर मानती है। 10.5% वोट मिले थे और 3 सीट मिली थी इनको, तो इस बार ये यदि अच्छा भी कर ले तो 15, 20, 25 सीट मिलने वाली है। तो ये मीडिया आप लोग इसको फुला के दिखा रहे हैं बीजेपी के बारे में, और हंगामे की बात मत कीजिए। कल रात को हमारे कार्यकर्ता मैनागुड़ी में उनको बीजेपी मिसक्रिएंट लोगों ने उनको रंजीत अधिकारी को खून कर दिया है। आज 4 बीजेपी वाले पकड़ा गए हैं। जलपाईगुड़ी में ये हुआ है, मैनागुड़ी में। और बीजेपी कोशिश कर रही है जो बंगाल में कैसे हंगामा किया जाए, कैसे यहाँ पर तोड़फोड़ की जाए। राजनीतिक अस्थिरता सृष्टि करने का उनका पुराना इतिहास रहा है। आरएसएस ये सब करती रहती है। ये पत्थर किसने चलाया करवाना इन लोगों शुभेंदु अधिकारी की रैली में है, तो इसलिए पत्थर किसने चलाया वो तो दिख रहा है। जिस तरह से बीजेपी जो मैं टेलीविजन में देख रहा हूं, अब ये 15-20 मिनट के पहले की बात है, मैं तो आपके यहाँ के लिए रेडी होके बैठा हुआ था, तो ये तो दिख रहा है जो 2-3 महिलाओं ने उन्होंने काले झंडे दिखाए हैं और ये बीजेपी वाले लोग जा रहे हैं, 200-300 जा रहे हैं मारपीट करने के लिए और मोटरसाइकिल को जलाने के लिए। तो आप ये मान रहे हैं कि आपके महिला विंग की कार्यकर्ता थी जिन्होंने झंडे दिखाए? जैसे कि आप ये मान रहे हैं कि आप ही के लोग थे जिन्होंने झंडे दिखाए? झंडे जिसने दिखाए उन्होंने जो वो तो आप लोगों ने कहा, यहाँ अभी आप लोगों ने कहा जो ऐसा किया है। आप भी ना ध्यान से सुनते नहीं है ना, पता चलेगा। हमने कहा ये बीजेपी ने आरोप लगाया। अब आप सामने बैठे हैं, सुनता हूं, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप पार्टी का पक्ष रख दीजिए, बता दीजिए कि हमने बता दिया बीजेपी ये कह रही है, आप बता दीजिए टीएमसी क्या कह रही है। नहीं बताया आपको। अब अभी आपने ये शायद सुना नहीं, मैंने आपको कहा गंभीर आरोप लगाए हैं जो कल रात को मैनागुड़ी में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है। मैंने सुना, तो ये नोट भी किया। बंगाल में चारों तरफ नेता से सवाल पूछूंगा तो उस पर जवाब लूंगा, लेकिन अभी तो आपसे पूछ रहा हूं ना सर कि जो पथराव हुआ क्या आप स्वीकार कर रहे हैं कि आपके कार्यकर्ता थे उसमें काले झंडे दिखाने वाले? आपके कार्यकर्ता थे? मैं नहीं, मुझे ये मेरा ये स्वीकार करना या नहीं करना ये इशू नहीं है। इशू ये है जो अभी 15 मिनट पहले कुछ हुआ है, आपको पता नहीं कहां से जानकारी मिल गई है, उस जानकारी के बेसिस पे आप लाइव दिखा रहे हैं। सुना जो इंद्रजीत ने क्या लाइव दिखा रहे हैं ना, सब कुछ सामने है आपके। ये इंद्रजीत ने कहा कि बीजेपी का आरोप है। नहीं मेरे तृणमूल कांग्रेस की महिला विंग की कार्यकर्ता थी। देख रहा हूं और मैं ये भी देख रहा हूं, आप ये नहीं बता रहे हैं, आप ये नहीं बता रहे हैं जो 200-250 बीजेपी के कार्यकर्ता उधर भांग के जा रहे हैं, क्या होता है, उन्होंने तोड़फोड़ की है। रोड शो चल रहा है, क्या होता है, इसका क्या मतलब है? रोड शो चल रहा है, इसका क्या मतलब है? आपको समझ में नहीं आता कि अगर ये बता रहे हैं कि रोड शो चल रहा है तो उसका क्या मतलब है? रोड शो में अकेला शुभेंदु अधिकारी एक आदमी जाएगा क्या, या साथ में 200 कार्यकर्ता जा रहे होंगे? कहना चाह रहे हैं जो तृणमूल ने किया? अरे आपसे पूछा है, कहना नहीं चाह रहे हैं, आप सामने बैठे हुए हैं। मिश्रा जी पार्टी से थोड़ा पूछिए, उनको बताइए कि आपको ट्रेनिंग दिलाएं थोड़ी सी, टीवी पर जाना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है। जब ट्रेन हो जाए उसके बाद बैठिएगा। अरे रोहित सरदाना जी, आप जिस स्कूल से पढ़े हैं ना वहां का वाइस चांसलर रह चुका हूं। अरे स्कूल में वाइस चांसलर सर आपके यहाँ होते होंगे, हमारे यहाँ जहाँ से हम पढ़े वहां स्कूल में वाइस चांसलर नहीं होते। प्लीज सर पहले पता कर लीजिए कि स्कूल में वाइस चांसलर, सर मैं तो हाथ जोड़ दिया आपके, आपने स्कूल में वाइस चांसलर रखवा दिए तो सर बस धन्यवाद, मुझे गूगल की भी आवश्यकता नहीं है। आपने अपनी सद्बुद्धि का परिचय दे दिया, धन्यवाद आपका, पता लग गया आपकी बुद्धि का। आप स्कूल में वाइस चांसलर रखवा लिए, ठीक किया, बहुत अच्छा किया सर, स्कूल में वाइस चांसलर ही रखवाइए आप, बहुत अच्छा किया। शमिक जी सर प्लीज, आपके जितनी बुद्धि, सर आपके जितनी बुद्धि पर आकर बात नहीं कर पाऊंगा, माफी चाहता हूं, आपकी आयु का लिहाज कर रहा हूं और आपकी जितनी बुद्धि पर आकर बात नहीं कर पाऊंगा, आपकी जितनी बुद्धि पर आकर बात नहीं कर पाऊंगा, प्लीज माफी सर। मिश्रा जी आपके जितनी बुद्धि पर आकर बात नहीं कर पाऊंगा, प्लीज सर, प्लीज आप पहले नेतागिरी सीख लीजिए, एंकरिंग बाद में सिखा दीजिएगा। शमिक जी मैं तो दूसरे आदमी से बात करने की कोशिश कर रहा हूं, आप ही बीच में कूदे जा रहे हैं। शमिक जी सवाल यह है कि हर तीसरे दिन कहीं पथराव होता है, कहीं मारकाट होती है, कहीं खून खराबा होता है और आरोप दोनों पार्टी एक दूसरे पर लगा देती है। क्या चुनाव तक यही चलेगा? पश्चिम बंगाल का चुनाव ऐसे ही होगा?
देखिए, ओम प्रकाश मिश्रा जी एक अध्यापक है, जाने माने यूनिवर्सिटी का अध्यापक है, राष्ट्र विज्ञान का है। आज से 1 साल बाद उसी का अंडर में जो छात्र है उस जगह पे वो रिसर्च करेंगे जो वेदर इट इज अ तृणमूल कांग्रेस इज अ पॉलिटिकल पार्टी और नॉट। ऐसा सिचुएशन है। तृणमूल कांग्रेस जो डेमोक्रेसी का बेसिक नॉर्म्स है, जो राइट टू डिसेंट, इस पे विश्वास नहीं रखता और तृणमूल कांग्रेस से भी एक्सोडस हो रहा है। आप 1-2 नेता का नाम बता रहे हैं, उन लोग का नाम चर्चा पे है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस का जो ग्राउंड रियलिटी है, उसका जो तृणमूल स्तर है उसका, तो ग्रास रूट लेवल से तृणमूल कांग्रेस का कर्मी सब बाहर चले जा रहे हैं। वो लोग जानते हैं तृणमूल सत्ता से नहीं आ रहे। ममता जी आज नंदीग्राम में गए, देखिए ममता जी का सभा में काफी भीड़, बहुत लोग बोल रहे हैं। आप लोगों को याद होना चाहिए 2011 में जब सीपीआईएम का सरकार थी, जो लेफ्ट को जो ममता जी इसको रिप्लेस किया, तो लास्ट उसका जो ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड के उसका रैली था, उसमें जितना बड़ा भारी संख्या में भीड़ था, वो देखकर किसी को ये नहीं महसूस होता ये सीपीएम सत्ता से जा रहे हैं, लेकिन सीपीएम सत्ता से चले गए हैं। एंड ममता जी इज टू नर्वस, सी इज अंडर प्रेशर, तो इसीलिए आज उन्होंने इसका ऐलान कर दिया जो वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगे। ममता जी नंदीग्राम से की पार्टी इसको ममता बनर्जी की नर्वसनेस कह रही है कि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही, लेकिन बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट इस बात को मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी को अपनी पार्टी में लाकर आप देखते रहे, ताकत दिखा रहे थे, ममता बनर्जी उसको डिफ्यूज कर रही है वहां जाके। हम नहीं, हम लोग कोई देखिए, वो नंदीग्राम में हम लोगों का कंसोलिडेटेड सपोर्ट बेस है। शुभेंदु आने का बाद उसमें बढ़ती आई है, लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि आज पश्चिम बंगाल की जनता ने तृणमूल को पूरा रिजेक्ट कर दिया। आज इसी तृणमूल कांग्रेस 2019 का पहले इन लोगों का स्लोगन था 2019 बीजेपी फिनिश। इन लोगों का स्लोगन था बांग्ला में 42 से 42, मतलब आउट ऑफ 42 तृणमूल के 42। तो जनता ने 18 सीट बीजेपी को दे दिया, तो जनता अभी तृणमूल से नाराज है। उसका बाद का 2019 का बाद का जो सिचुएशन है, ये कोरोना काल में और उसका बाद जो अम्फान आया, उसी में तृणमूल कांग्रेस का जो सरकारी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था, क्या उसका स्थिति था, आज भी जो देख रहे हैं, जो इधर वैक्सीन आया, जो वैक्सीन सिंपली है पहले लेने वाला कौन, डॉक्टर्स और जो हेल्थ वर्कर्स है, उसी जगह तृणमूल कांग्रेस का एमएलए, तृणमूल कांग्रेस का नेता वो बाहर से आकर के वो वैक्सीन ले रहे हैं। तो तृणमूल का सारा ये जो आचरण है, इससे जनता नाराज है। और तृणमूल कांग्रेस से ममता बनर्जी क्या कर रहे हैं, ममता बनर्जी की कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है। ममता बनर्जी अपना कार्यकर्ता को तृणमूल पे रोक कर रखना चाहती है। ममता बनर्जी चाहता है पार्टी और ना टूटे। हम ऊपर का कोई नेता का बात नहीं बैठा रहे, हम ये भी नहीं बोल रहे हैं 41 एमएलए हम लोग सब जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ममता बनर्जी उस आदमी को अपने घर से बाहर नहीं निकलने देना चाहती, उलझा के रखना चाहती हैं, जिसको आप लोग अपनी सबसे बड़ी ताकत इस समय मान रहे हैं। हमारे साथ बाबुल सुप्रियो आ गए, थोड़ा सा रोक रहा हूं सर, बाबुल सुप्रियो आ गए हैं, कुछ मिनट हम उनसे सीधी बात करेंगे, उसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता के पास चलेंगे। बाबुल सुप्रियो, ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान कर रही है, ये मास्टर स्ट्रोक है या नर्वसनेस है? ममता बनर्जी निजी डिसीजन है, उनको पॉलिटिकल गिमिक जो है वो ही अच्छी लगती है। 2016 में उन्होंने कहा था कि ये समझ लीजिए कि सारे के सारी सीट से ममता बनर्जी ही लड़ रही है। इस बार उनको वो बात कहने दीजिए कि सारे के सारे सीट से ममता बनर्जी ही लड़ रही है, सारे के सारे सीट में वो हार जाएंगे, इतनी ही उनकी क्रेडिबिलिटी है। और मैं आपको पहले स्पष्ट कर देता हूँ, मैं कोई डिबेट में वो नहीं करूँगा। हमारे पार्टी के अच्छी स्पोक्स पर्सन समीक्षा है, वो बात करेंगे। मैं अपनी बात रख के, मुझे प्लीज माफ कर दीजिएगा, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि कोई डिबेट का जगह है नहीं। तृणमूल कांग्रेस जो है वो अपनी सारी क्रेडिबिलिटी जो है वो खो चुकी है। और ममता दीदी नंदीग्राम से लड़ने के साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि पार्ले लड़ो, विच इन बंगाली मीन्स कि हो सका तो मैं यहीं से लड़ूंगा। और हर जगह में जाके ऐसे गिमिक वाली बात कर रहे हैं, कहीं पे अपनी यूनिवर्सिटीज चल नहीं रही है और यूनिवर्सिटीज अनाउंस कर रहे हैं। लोग क्या पागल है? और ये पहली बार नहीं है, ये 2016 भी नहीं है, ये तीसरी बार ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के लिए लड़ने के लिए जा रही है। पूरे बंगाल की जनता ये देख चुकी है। हर मिছিল में आपको क्या लगता है, हम यहाँ पे सेकंड शक्ति भी हम नहीं कहूंगा, इस वक्त बंगाल में बीजेपी 1 नंबर की शक्ति है, पब्लिक जो है हमारे साथ है। और आपको मैं ये बता दूं कि हर हमारे जुलूस में हमारे खुद के लड़के जो है वो बम फेंकेंगे। मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में आसनसोल में जो हुआ, बम फेंकेंगे, खुद ही ईंट फेंकेंगे। क्यों भाई? इतने साल लड़ने के बाद आज वो बहुत खुश है कि हमारे साथ पब्लिक
ममता बनर्जी के आप जाके जरा खबर लीजिए। सर, ममता पब्लिक बनर्जी इतनी के आपके साथ है, आपका जोश अपने इतना बस हाई में है आके दादा, लोगों को लिया। आपका एक जोश मैं अगर इतना हाई है, सारी पब्लिक आपके को साथ बस है, में तो आधी टीएमसी को आप खत्म अपनी कर, पार्टी में क्यों ला रहे हैं? नहीं 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 नहीं, एक सारे छोड़ के आ रहे हैं। अब अगर मैं उसमें वो शिप वाली जो बात है वो नहीं कह रहा हूं, जिनको मैं आपको स्पीड से स्पष्ट कर दूं, ममता बनर्जी को बंगाल से हटाना हमारा मुख्य लक्ष्य है, और उस लक्ष्य में मोदी जी के सहारे बंगाल में एक अच्छी सरकार बने, उस लक्ष्य को और उस चीज को मद्देनजर अगर उस पार्टी से कोई नेता बीजेपी में ज्वाइन करना चाहे और आपने दीदी के साथ रहने के लिए जो उन्होंने जो लूट फूट जो की है, उससे अगर वो जो है प्रायश्चित करना चाहें, तो हम भी चुन के सोच समझ के पार्टी केंद्रीय नेतृत्व डिसीजन लेंगे कि उसमें से किस किस को बीजेपी में शामिल किया जा सकता है। और नंदीग्राम की आप बात करें, नंदीग्राम के असली नेता कौन है? शुभेंदु अधिकारी है। नंदीग्राम की लड़ाई वो जमीन से लड़ रहे थे। ममता बनर्जी उस वक्त सिंगूर में टाटा को भगाने की कोशिश में सिंगूर में वो आंदोलन कर रही थी। नंदीग्राम में ये गोली चलने के बाद ममता बनर्जी सिंगूर से नंदीग्राम पहुंचे, तो वो धरती पुत्र वहां के शुभेंदु अधिकारी है। अब आप धरती पुत्र को ममता बनर्जी के सामने उतारेंगे नंदीग्राम में, जब वो कह रही है कि मैं लड़ूंगी वहां से? लड़ने दीजिए ना, तो अच्छी बात है, मैं कहा ना बोल, उनकी मर्जी है, कहीं से भी लड़ सकते हैं, इसमें कौन उनको रोक रहा है? अब लेकिन शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ लड़ने की ऐलान करके उन्होंने कोई चैलेंज या कोई ऐसी बहुत बड़ी क्या बोलते हैं चुनौती का कोई चुनौती हमारे सामने फेंक नहीं दिया। जहां लड़े वो लड़े, और वो तो 2016 में कह चुकी है कि अभी आसनसोल में 2019 में वो जाके मैं जब वहां से लड़ रहा था, तो वहां पे तो 4 सभा उन्होंने की है। अच्छा, वो 3 सभा में उन्होंने ये बोली है कि यहाँ से जो है हम ये समझ लीजिए कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ। क्या हो गया? 2 लाख वोट से आ रहे हैं वहां पे जो उम्मीदवार थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन वॉट एवर सेड एंड डन, ममता बनर्जी सारे बंगाल में 294 सीट से लड़ने के ऐलान करे। फिर देखिए, चुनाव तो पब्लिक करेगी ना, जनता करेगी ना, डेमोक्रेसी से चुनाव होगी। डेमोक्रेसी को भी तो हत्या करने की कोशिश करती जा रही है, और हम इस बार ये निर्वाचन कमीशन से ये उम्मीद करते हैं और हमें विश्वास है कि एक वर्ल्ड के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री में मिनिमम डेमोक्रेटिक राइट जो है कि वो वोट अपना दे पाए, उसका बंदोबस्त जो है जरूर करेगी, जरूर निर्वाचन कमीशन ये बात करेगी, और उसके बाद अब नतीजा देख लेना। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता ममता जी भवानीपुर से लड़े या नंदीग्राम से लड़े या और 3 सीट से लड़े। ऐसे बहुत चीज कहती है कि चीफ मिनिस्टर एस्पिरेंट्स जो है साउथ वो 2-2 सीट कोलकाता से जाके नंदीग्राम में लड़ना उस समय पर जब देश में किसान आंदोलन की हवा तेज है, ग्रामीण इलाके से चुनाव मैदान में उतरना, दूसरा उस शुभेंदु अधिकारी को अपने घर में रुकने के लिए मजबूर कर देना, जिनको आप अपना मास्टर स्ट्रेटजिस्ट बना के अपनी पार्टी में लाए हैं, उनके यहां से थोड़ा तो परेशान करेंगे ना आपको? किस चीज की परेशानी? आप वहां पे 2 बार की देखिए, ममता बनर्जी एक बहुत बड़ी हस्ती है, पॉलिटिकली बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही कौन सा वर्ड यूज करो, बहुत इंटेलिजेंट और मतलब खिलाड़ी हैं, बहुत बहुत ही मजे हुए पॉलिटिशियन हैं, ये हम सब मानते हैं। वामफ्रंट के खिलाफ उनकी लड़ाई को हम बिल्कुल सराहना देते हैं। हमारी तकलीफ किस बात की है कि उस क्रूरल्टी के साथ लड़के जो नेत्री सामने आई है, अब उससे भी 10 गुना ज्यादा क्रूरल्टी और करप्शन उन्होंने समाज पे थोप दिया है पिछले 10 साल से, तो उनको लड़ने दीजिए नंदीग्राम से। चुनाव का नतीजा क्या है? मैं तो फिर से आपको बोल रहा हूँ कि भूमिपुत्र वहां का शुभेंदु अधिकारी है। ममता बनर्जी जो शब्द यूज करती है ना, बहिरागत हो, बाहर के आने वाले लोग हैं, ममता बनर्जी वहां पे बहिरागत है, और ममता बनर्जी की सभा में जो भीड़ होती है, लोगों को डरा के धमका के बस में उनको लेके लाया जाता है। बीजेपी के बस में नड्डा जी, अमित जी की सभा में जाने के लिए मारामारी होती है। मैं आपको जमीनी हकीकत बता रहा हूँ कि बस में हमें जगह मिले ताकि वो कलकत्ता में आके या बीरभूम में जाके, बर्धमान में जाके हमारे शोज देखे। ये हकीकत है, आपको कोई इसमें जरा सा भी अगर आपको क्वेश्चन मार्क है, आप आपके रिपोर्टर्स जो है यहाँ पे ग्राउंड में जो है, उनको बोलिए जाके लोगों के साथ इंटरव्यू करें। अब तक ये आप सच्चाई का सामना हो जाएगा। वहां आप लोग जो रैलियां करते रहे, उसमें सारा निशाना आपका ममता के भतीजे पर रहता था। वो आपको फोर्स कर रही है कि आप उनको छोड़िए, मेरे पर सीधे अटैक कीजिए। अब क्या कर पाएंगे आप लोग? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ममता दीदी के पास क्या अटैक करें? ममता दीदी सारी चीजों में, जितने करप्शन है, जितने भी अन्याय है, जितना भी एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल जो चीजें हैं, सब चीजें में डूबी हुई है। कौन सी चीज को आप शिक्षा ले लीजिए, आप हेल्थ ले लीजिए, आप अम्फान के छोड़िए, अभी टीका जो है
मैंने पहले ही एक बार मजाक में लिखा था कि जो चावल चोर तृणमूल जो हो रहा है वो कहीं टीका वैक्सीन चोर में बदल ना जाए। ममता दी को इस पे ख्याल रखना चाहिए। एक तो झूठ बोल रही है कि वैक्सीन राज्य सरकार दे रही है, बिल्कुल नहीं, केंद्र उसे भेज रही है। लेकिन राज्य सरकार के जो कर्मी हैं, हेल्थ वर्कर्स है, उनके जरिए टीका लोगों तक पहुंचाने की बात होगी, पहुंचाया जाएगा। क्या हो रहा है हमारे पार्टी में देखिए, और ये तृणमूल कांग्रेस है जो पॉलिटिकली बैंकरप्ट हो चुकी है, और उनके अपने नेता टीवी कैमरा के सामने वैक्सीन ले रहे हैं। तो एक पॉलिटिकल पार्टी जब एकदम खत्म होने की कगार पे, ये मैं बिगिनिंग ऑफ द एंड नहीं बोलूंगा, ये एंड मतलब एंड होने से पहले का क्लाइमैक्स चल रहा है, और तब जब हो जाती है तब जाके ये छवि आपको देखने को मिलती है कि इतने बेशर्मी से ये टीवी कैमरा के सामने वैक्सीन ले रहे हैं। तो ममता दीदी के खिलाफ हमको कहना क्या है? हाँ, ममता दीदी चप्पल पहनते रहे, लेकिन अपने भाईपों के घर पे सारा जो है सामान पहुंचता रहा, तो बिल्कुल हम अटैक करेंगे, पॉलिटिकल अटैक करेंगे। चाहे वो हर नेता जितने भी है, कांग्रेस है, सीपीएम है, मैं हूँ, दिलीप दा है, कोई भी है, हमको हजारों मानहानि के नोटिस भेजते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पब्लिक के पीपल रिप्रेजेंटेटिव है हम। जो सच्चाई है, जो डरा के धमका के पुलिस के इस्तेमाल करके जो पुलिस की जो पॉलिटिक्स की जो राजनीतिकरण उन्होंने किया है, एडमिनिस्ट्रेशन का जो अपराधीकरण उन्होंने किया है, उसके खिलाफ हम बोलते आए हैं, बोलते रहेंगे। तो ममता दीदी के लिए बोलने के लिए कोई नया टॉपिक थोड़ी चाहिए। आप कौन सा टॉपिक पे जाना चाहती है बोलिए? कोविड में कैसे उन्होंने सारे आंकड़ों को दबाया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को उन्होंने क्राइम रेट क्या है वो भी उन्होंने भेजा नहीं है। सब चीज में जब लेफ्ट सरकार में आई थी तो 44,000 करोड़ का डेट था। उसके बाद जब वो छोड़ के गए लेफ्ट वाले, 1,92,000 करोड़ का डेट था। आज इस 10 साल में तृणमूल कांग्रेस उसे ऑलमोस्ट 5 लाख करोड़ की तरफ लेके चल गई है। कैसे? क्या पैसा नहीं मिलती है उनको सेंटर से? क्या इसका मैनेजमेंट सही तरीके से हो नहीं सकता था? एक फोटो दिखा दीजिए इंटरव्यू के अंत में जहां पे ममता बनर्जी एक बड़ा कारखाने या ऑफिस का उद्घाटन कर रहे हैं, ये आप दिखा दीजिए। मेरा झमेला उद्घाटन करते हुए आपको दिखेंगे, एक दिखा दीजिए। इतना ही कहना था। जो है समीक्षा है, बिल्कुल बाकी की बहस हम उन्हीं के साथ करेंगे। आशुतोष जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं, उनके पास चलेंगे, और साथ ही इन सारी बातों को सुनने के बाद अवनिजेश अवस्थी वो क्या कहते हैं, ये पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है ममता बनर्जी का या फिर वाकई नर्वसनेस है, जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है। छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, दंगल जारी है, आप देखते रहिए। फिर से आपका स्वागत है, दंगल आप देख रहे हैं। सवाल ये कि ममता बनर्जी का नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान क्या ममता का मास्टर स्ट्रोक है? आशुतोष चटर्जी हमारे साथ हैं, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, और अवनिजेश अवस्थी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप दोनों से पहले आप में कमेंट नहीं ले पाए, माफी चाहते हुए। आशुतोष जी, लेफ्ट और कांग्रेस ने तृणमूल कांग्रेस के उस कथित न्योते को अस्वीकार कर दिया जिसमें उनके नेता ने कहा था कि हमारे पीछे आ जाओ, साथ में लड़ लो। आज की तारीख में ममता बनर्जी का नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो नंदीग्राम में जब पहले आंदोलन हुआ था, कांग्रेस पार्टी पहले पहुंचा था उधर, तो ये आप इतिहास देख लीजिए। दूसरा बात यह है कि आज का हम आपका ये लेक्चर सब बात सुन रहे थे, सब नेताओं का जो बोल रहे थे, देखिए ये बीजेपी और तृणमूल तो पश्चिम बंगाल में एक ही पार्टी है। क्योंकि हम लोग जब पूछते हैं बार बार कि ये जो चोर है, एक चोर दूसरा चोर को पत्थरबाजी कर रहा है, तो शारदा नारदा का जितना चोर है, जैसे कि हमने सुना था धर्मतला में बीजेपी का प्रवक्ता जो तब का तत्कालीन ऑब्जर्वर था, ये बीजेपी का नेता लोग जानते हैं कि किसको भगाने वाले थे ये बीजेपी, अभी तो भगाया नहीं तो ले लिया, और लेके शारदा नारदा का जो सीबीआई का क्या काम है ये किसी को पता नहीं लग रहा है। क्योंकि ये जो तृणमूल का जितना भी टेंटेड और पेंटेड नेतागण थे शारदा नारदा का, मैक्सिमम अभी बीजेपी में जा रहा है। अभी पब्लिक क्या सोच रहा है? पब्लिक तो यही देख रहा है ना, उसको क्या दिख रहा है पश्चिम बंगाल में कि शारदा नारदा का जो 100 से ज्यादा जो लाशें गिरी, शारदा नारदा का लेके जो सुसाइड हुआ, कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्यों? जो शारदा नारदा कांड से जुड़ा हुआ है, जो चोर है, उस चोर को डकैत जो बन रहा है बीजेपी में जाके, ये क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में? ये पहला बात है। दूसरा बात है कि आज का रैली का आपने बात कर रहे थे, अभी देखिए ये पॉलिटिकल ड्रामा ये तो चल ही रहा है। क्योंकि ये जो 18 सीट बीजेपी को मिला, कौन दिया? तृणमूल कांग्रेस ने दिया। क्योंकि जब से 2011 में जब से तृणमूल सरकार आया, आप देखिए ग्राफ बीजेपी कैसे बढ़ता गया, क्योंकि यही तृणमूल, यही ममता बनर्जी बंगाल में बीजेपी को लाने वाला है, और 18 सीट दे दिया। इसलिए हम लोग कहते हैं बीजेपी को ये तृणमूल का जमाई है, इसको आदर से प्यार से बढ़ाने वाला ममता बनर्जी है। और तीसरा बात है
2016 का निर्वाचन में चला जाइए, 30 लाख वोट में हम लोग हारे थे, जो अलायंस है। क्यों हारे थे? क्योंकि आरएसएस का एक बहुत बड़ा रोल था उसमें, क्योंकि ये लोग जानता है और ये तृणमूल भी जानता है कि कांग्रेस को कैसे तृणमूल ने तोड़ा था। हम लोग का एमएलएज, हम लोग का पंचायत, कॉर्पोरेशन से लेके जो था, जितना टेरर किया कांग्रेस के ऊपर में, आज वही सिस्टम से उसको भुगतना पड़ रहा है। कंट्राडिक्टरी है। नहीं, वही ये तो सेल्फ कंट्राडिक्टरी है भाई। ये भाषण तो कांग्रेस ही एक्सेप्ट नहीं किया। अब भाई आशुतोष जो बोल रहे हैं, अगर उसका कार्यकर्ता यही स्टैंड मान ले तो कांग्रेस ठीक है। आप थोड़ा सुनने का धैर्य रखिए, आप सुनने का थोड़ा धैर्य रखिए। आपका सामने आपका जब बात कर रहे थे मैं नहीं बोला। और दूसरा बात है कि ये जो कृषि बिल लेके जो आंदोलन चल रही, तो हकीकत है अधीर रंजन चौधरी से लेके राहुल गांधी तक सब लड़ाई लड़ रहे हैं कृषक के साथ, क्योंकि आज का जमाना में देश में जो अन्नदाता है वो तो भूखा मर रहे हैं, और ये नरेंद्र मोदी सरकार तो दिख नहीं रहा है कहीं पे, वो बात नहीं करने चाहते। और एक पश्चिम बंगाल में आ जाइए, ये जो पैरा टीचर्स है, मद्रासा का जो टीचर्स है, जो बिल्डर्स ऑफ बंगाल है, जो स्टूडेंट्स को बिल्ड करेगा, वो लोग रास्ते में बैठे हैं। तो दोनों का काम ही तो एक है। और बाबुल जी इधर पे बैठे हैं, मैं उनका गाना बहुत पसंद करता हूँ, तो बाबुल जी को मैं कहना चाहता हूँ कि दादा, आपका जो क्षेत्र है आसनसोल में, हिंदुस्तान केबल्स जैसा बड़ा इंडस्ट्री, जहाँ पे बहुत आदमी काम कर रहे थे, वो धूक रहे, मर गए, उसको जगाने का कुछ कोशिश कीजिए। पर आशुतोष जी, मेरा एक सवाल है। देखिए, मैंने आपकी पूरी बात सुन ली, पहले आप बोल नहीं पाए थे, इसलिए मैं आराम से सुनता रहा आपकी बात। अब मेरा छोटा सा सवाल है सर, मेरा सवाल यह है सर कि अगर ममता बनर्जी से लोग इतने त्रस्त हैं और बीजेपी उसकी तरफ लोगों का कोई रुझान नहीं है, तो भी आप लोग ना 3 में ना 13 में क्यों? आपको लेफ्ट को पकड़ के चलना पड़ रहा है वहां पर भी। आप तो ये सुनिए, आप तो फिर जानिए, क्योंकि अभी भी विधानसभा में कांग्रेस ही है जो अपोजिशन लीडर के साथ है। हम लोग का अपोजिशन लीडर है, वी आर द अपोजिशन पार्टी। तो आप अपोजिशन में रहने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, हो रहा है कि वहां बचे रहे? बीजेपी कितना तृणमूल को खरीद रहा है, गली गली में खरीद रहा है, उसको देखे संगठन या उसको देखे मूवमेंट नहीं मापा जाता है। क्योंकि हम लोग वही पार्टी है जो बंगाल में विधान चंद्र राय का स्टार्टिंग में आप देखिए, कांग्रेस का सरकार जब चला था उसमें डेवलपमेंट हुआ था। सर ऐसे तो आप ये भी कह लीजिए ना कि हम लोग वही पार्टी है जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। तो मसला वो नहीं है ना सर कि आपका इतिहास क्या रहा है, मसला ये है कि आपका वर्तमान और आपका भविष्य क्या है। भविष्य के लिए चुनाव लड़ा जाता है ना सर। आपको सुनिए ना, भविष्य चुनाव तो हम लोग लड़ेंगे, हम लोग अच्छा से लड़ेंगे। हाँ, मैं उसी के लिए पूछ रहा हूँ कि आपकी तैयारी क्या है। पीपल्स चॉइस हम लोग की है, क्योंकि ये सब जान गए हैं कि तृणमूल और बीजेपी का मोडास ऑपरेंडी, इसका ऑपरेशन सेम है। क्योंकि मैं तो पहले ही बता चुका हूँ कि जो टेंटेड एंड पेंटेड हैं वो लोग सब बीजेपी में लाइन लगा रहे हैं। तो बीजेपी क्या देगा? बीजेपी तो कहते हैं पार्टी विद द डिफरेंस। तो शारदा नारदा का चोर को जेल में रखना चाहिए था सीबीआई को। वो लोग बीजेपी का हेडक्वार्टर में बात नोट कर ली। समीक्षा तो बहुत पुराने बीजेपी हैं। आशुतोष जी, समीक्षा बहुत पुराने बीजेपी हैं। आशुतोष जी, बाबुल भाई भी बहुत पुराने बीजेपी हैं। उन लोग का भी ये शारदा नारदा वाले को दादा भैया कहना पड़ेगा। ये तो सबसे बड़ा शर्म का बात है। बिल्कुल ठीक है, अभी पूछते हैं उनसे सवाल। उसके पहले अवनीश जी अवस्थी अपनी बात रख ले। अवनीश जी, आप हंस रहे थे इनकी बात पर, क्यों? एक तो रोहित जी, आपको प्रणाम। आज आपने अपने स्कूल के वाइस चांसलर साहब को यहाँ पे बुलाया और उनसे सवाल भी कर लिए। कितना बड़ा दुस्साहस आपने किया। टीएमसी का कोई नेता वाइस चांसलर हो, आपके स्कूल का हो, आपने बुलाया, उनसे सवाल करने की हिम्मत रखते हैं आप, ये कितनी बड़ी बात है। और महत्वपूर्ण बात यह है, मैं दोनों बातों का जवाब दूंगा, टीएमसी का भी और कांग्रेस का भी। जब ममता बनर्जी वहां जा रही है नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का, इसका मतलब क्या है ना मन में कि मतलब नंदीग्राम गया, नंदीग्राम का पूरा एरिया गया, 63 सीटें गई मेरे हाथ से। तो ये दिखाई देता है, बिल्कुल साफ दिखाई देता है। जब अमेठी से कोई वायनाड जाता है तो क्यों जाता है, सबको मालूम है, और रिजल्ट भी दिखाई दे जाता है। और कांग्रेस के प्रवक्ता, अरे भैया मैं किसी के बीच में नहीं बोला था। आप क्या वाइस चांसलर साहब बोल रहे हैं क्या? नहीं, वाइस चांसलर साहब नहीं बोल रहे हैं। वाइस चांसलर साहब तो अच्छा, ये अधीर रंजन राय ये जो कह रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता कि टीएमसी और बीजेपी एक ही पार्टी के दो पहलू हैं, तो आपके नेता अधीर रंजन राय चौधरी ने कहा कि टीएमसी विलय कर ले कांग्रेस में, और ममता बनर्जी की टीएमसी कह रही है कि हमारे साथ अलायंस कर लो। तो किसके कौन से सिक्के के दो पहलू हैं ये जरा समझ में आता है बात क्या?
और सबसे बड़ी बात हम यह लोग का है, तो बहुत अच्छा समझ में आता सबसे है। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस सीपीएम से अलायंस कर रही है। टीएमसी कह रही है कि सीपीएम और कांग्रेस हमसे अलायंस कर ले। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं विलय ही कर दो हमें। वो ये कह रहे चोर चोर मौसेरे भाई। वो अधीर रंजन चौधरी इनके नेता कह रहे एक चोर को हमारे पार्टी में ले आओ। अरे भैया बात सुनो, हम लोग का पार्टी में इट एक भी इज चोरक नहीं दिखा रिटन सकते हैं। ऑन द आप पहले वॉल। टॉर्च लाइट लगा ये के बिल्कुल सोचिए कि साफ क्या हो साफ रहा है। है कि ये बंगाल की चोरियों का जनता ने संकल्प जो कर लिया बांटता जा रहा है है वो कि हिंसा जनता की बिगड़ी और हुई है। ये भ्रष्टाचार चीज की को पहले समझिए। राजनीति को यहाँ से विदाई दे देनी है। आप तो न 3 में न 13 में, न 3 में न 13 में। अरे 3 और 13 आप 16 तो ना होता ही है बोले और 2 ज्यादा सीट बोल रहे बढ़ा हैं। के 18 डीसी ममता साहब को बनर्जी मैं आप बता लोगों को दूं, दिया है। वो वाइस रखिए चांसलर संभाल साहब को के। मैं बता दूं 21 में आने कि वाला नहीं हिंसा है ये की दोनों पार्टी, राजनीति को बीजेपी और बंगाल तृणमूल। के भद्रलोक ने कभी स्वीकार नहीं किया। चाहे वो सीपीएम की हिंसा रही हो, चाहे कांग्रेस के सिद्धार्थ शंकर रे की हिंसा रही हो। अब ममता बनर्जी की हिंसा और करप्ट राजनीति को बंगाल के भद्रलोक ने विदाई देने का संकल्प ले लिया है। ठीक है, ये संकल्प बिल्कुल स्पष्ट वहां की दीवारों पर, वहां की जनता पर, ओके, चलिए ओम प्रकाश जी से कमेंट लेते हैं। जर्रे में दिखाई दे रहा है। ठीक है आप ओम प्रकाश जी, लोग आपस में वाइस ठीक, अवनीश चांसलर साहब जी, और अवनीश अधीर जी, रंजन रे वाले अवनीश आपस जी। में तय कर लो कौन किस में विलय करेगा। ठीक है ओम प्रकाश जी, बोलिए, उनकी बात का जवाब दीजिए। पहले तो ये बताइए कौन किसकी बी टीम है, कौन किसकी सी टीम है, ये बड़ा कंफ्यूजन है बंगाल में। पहली बात तो है जो अवस्थी जी हैं वहाँ, तो उनके बारे में तो मुझे पहले जानकारी थी नहीं। उन्होंने जो कहा उसमें कोई सब्सटेंस नहीं है और बंगाल के बारे में उनको कुछ पता नहीं है, उसी का आभास लगा। वो व्यंग्य विद्रूप करने में तुले हुए थे। मेरी और आपके बीच में जो बात हुई उसके बारे में नहीं, आप समझे ही नहीं। अनपढ़ हूं सर, बिल्कुल अनपढ़ यदि हैं तो अभी आप शांत रहें, अभी शांत रहें। मेरे बोलने के समय में अभी आप ना बोले। आपने बात जो एक स्कूल के वाइस चांसलर हैं, आपके सामने कौन बोल सकता है सर? आपका ज्ञान, अरे सर प्रणाम। आप तो बोल रहे हो, आप तो बगड़ बगड़ किए जा रहे हो। आप मेरा टाइम को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो। आप शांत हो जाओ, आप शांत हो जाओ। आपका जब टाइम आएगा तो बोलिएगा। आपके टाइम पे नहीं बोला तो बीच में मत बोलिए ना, बीच में मत बोलिए। अरे टीएमसी का टाइम चला गया। हाँ, तो अभी ये तो आप विश्लेषक हो या भड़वे हो? आप विश्लेषक हो या भड़वे हो बीजेपी के? ओम प्रकाश जी, यहाँ आप पर अपनी बैठ भाषा के कंट्रोल करें पहले। ओम प्रकाश जी, आप अगर इस तरह की भाषा में बात करेंगे तो माफी चाहता हूं, मैं आपको अनुमति नहीं दे पाऊंगा। नहीं, ऐसी भाषा ये अलाउ नहीं कर सकते सर। आपके लिए सामान्य भाषा होगी ये, लेकिन इस देश के सम्मानित नागरिकों के लिए जो घर बैठ के परिवार के साथ टीवी देखते हैं, वो ऐसी भाषा सुनने के लिए टीवी नहीं देखते हैं सर। या तो आप माफी मांग लिया अपने इस शब्द के लिए, अपनी बात पूरी कीजिए, नहीं तो सर मैं आगे नहीं बोलने दे सकता। मैं आपको ये बता आप अपना शब्द वापस ले रहे हैं कि नहीं? आप अपने शब्द वापस ले रहे हैं कि नहीं? आप अपने शब्द वापस ले रहे हैं कि नहीं? शब्द वो बीजेपी नहीं ले रहे हैं तो फिर जाइए यहाँ से। आप जैसे आदमियों को हम जगह नहीं दे सकते। आप अपनी भाषा अपनी पार्टी दफ्तर में बोलिए। ये टेलीविजन की भाषा नहीं है। आप अपने पार्टी दफ्तर तक सीमित रखिए इस भाषा को। आप यहाँ नहीं बोल सकते इस तरीके की भाषा। जाइए यहाँ से। आप इस लायक नहीं है कि आपको सुने देश के लोग। आप इस लायक नहीं है। आप उस पार्टी के प्रवक्ता होंगे, वो आपके जैसे लोगों को पार्टी का प्रवक्ता बनाते होंगे। हम ऐसे लोगों को नहीं बैठा सकते। माफ कीजिए प्लीज। अरे प्लीज आपके जैसे प्लीज जाइए यहाँ से। धन्यवाद आपका, जाइए यहाँ से। कोई जरूरत नहीं है ऐसे लोगों की जो इस तरीके की भाषा बोलते हो बैठकर टेलीविजन पर। अगर आप अपने परिवार के सामने ऐसी भाषा बोल सकते हैं तो बैठ के यहां बोलिए ये बात। लेकिन अगर आप अपने परिवार के सामने ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करते तो फिर देश के उन तमाम लोगों के साथ जो अपने परिवार के साथ बैठकर टेलीविजन देख रहे हैं, आप उनके ऊपर इस तरीके की गंदी भाषा नहीं थोप सकते। शमिक जी, आखिरी सवाल। ये गाली गलौज, ये पत्थरबाजी, ये खून खराबा, यहीं से पहला सवाल मैंने पूछा था। ऐसे चुनाव लड़ेंगे बंगाल का? ऐसा ही होगा? हम लोग कोई भगवान को गाली देगा किसी के, कोई टीवी पर बैठकर दूसरे नेताओं को, लोगों को गाली देगा बैठ, क्यों? उसकी बात पसंद नहीं आएगी तो, या पत्थर मारेंगे? यही तृणमूल कांग्रेस है। तृणमूल कांग्रेस का कल्चर यही है, यही होते जा रहे हैं लगातार 2-3 साल से। तो तृणमूल कांग्रेस आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन दे आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स। तो इसमें हुआ क्या, हम लोग एक बात बोले, जो डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर ही हम लोग तृणमूल को सत्ता से बाहर कर देंगे। पश्चिम बंगाल की जनता अपने मन बना लिया है कि किसी भी हालत से तृणमूल सरकार को तीसरी बार पश्चिम बंगाल की सत्ता पे वो आने नहीं देंगे। ये जो सरकार अभी चल रहा है, ये सिर्फ इसका जो संवैधानिक आयु है, ये इसको पार कर रहे हैं। वो
कुछ ही महीने के अंदर तृणमूल सत्ता से चले जाएगा। एक बात बोलकर हम समाप्त करूंगा, देखिए ये जो किसान आंदोलन लेकर सभी जगह में भारी मात्रा में चर्चा है, ममता जी भी आज बोला है कि हम लोग सिंगूर नंदीग्राम के आंदोलन हम लोग छिड़े हैं। कांग्रेस का जो प्रवक्ता भाई आशुतोष है उन्होंने ठीक ही बोला, लेकिन एक शब्द उन्होंने भूल कर गया। पहला नंदीग्राम की उस जगह पे जहां गोली चला, वहां जो पहुंचा था वो कांग्रेस भी नहीं था, तृणमूल कांग्रेस भी नहीं था, वह पहुंचा था लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज और सुंदर सिंह आलूवालिया, ये 3 लोग पहले गए थे। एक दो बात ये है, आज आप लोग जो पत्रकार लोग हैं, आपका सभी जगह में आपका करस्पॉन्डेंट हो गए, आप लोग एक बार बंगाल का किसान का पास जाइए। बंगाल तो राइस बोल है हमारा बर्धमान डिस्ट्रिक्ट, वहां जाके किसी भी किसान से पूछ लीजिए कितने रुपये में वो लोग खरीदार बिक रहे हैं। आज जहां सपोर्टिंग प्राइस है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी है 1868 1868 रुपया, बंगाल की किसानों ने 1000 से 1100 रुपया में अपना धान बेच रहे हैं। तो यही है बंगाल का किसान की हालत। सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में अगर किसान भुखमरी में है, सबसे ज्यादा अगर किसी जगह का किसान डिस्ट्रेस सेलिंग करने के लिए बाध्य है, सबसे जगह अगर किसी जगह किसान मंडी में जाकर किसी दलाल के हाथ में अपने फसल सौंप दे जा रहे हैं, तो उसी का नाम है पश्चिम बंगाल। जो लोग अपने किसान का पास खड़ा नहीं हो सका, जो आलू का जो फलाया था, जो किसान था, वो लोग तो यह खुदकुशी किया, उसको सपोर्ट नहीं कर पाया। जब किसान इधर खुदकुशी करता है तो बोला जाता है उसका पारिवारिक कोई झमेला था, इसी के कारण उन्होंने खुदकुशी कर लिया। तो ये बंगाल का सिचुएशन है वेयर देयर इज नो डेमोक्रेसी। और आज ये जो शासन है, आज पश्चिम बंगाल में ये शासन जो लोग कर रहे हैं, वो लोग मिनिमम स्पेस अगर कोई ऑपोजिशन को देने के लिए तैयार नहीं है। किसी भी जगह पे जुलूस में पत्थरबाजी, कोई जगह पे तृणमूल और पुलिस एक साथ हम लोग को जुलूस में पत्थर क्यों चलता है, कांग्रेस के में क्यों नहीं चलता? कांग्रेस में क्यों चलता है? देखिए आज का डेट में कांग्रेस बहुत पुराना दल है, बड़ा दल है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस बहुत दिन तक 40% का ऊपर उनको वोट शेयर था, लेकिन आज का डेट में कांग्रेस एक इररिलेवेंट है, इनसिग्निफिकेंट फोर्स है। आज वो लोग सीपीएम का साथ हाथ मिला लिया। जो सीपीएम वो लोग बोलते थे 10,000 कांग्रेस कार्यकर्ता सीपीएम के हाथ से खून हुआ था, तो ये लोग बोलते हैं पॉलिटिकल मर्डर की बात बोलते बोलते ये लोग 20 साल से राजनीति चलाया। तो 0 + 0 = 0, 0 × आपने सामने से टीएमसी से हाथ ना मिलाया हो, लेकिन आधी टीएमसी तो आपकी पार्टी में आके शामिल हो गई है और आधी होने को तैयार है। आपके नेता खुद ये दावा कर रहे हैं। तो फिर सामने वाला आदमी जो वोट डालने जा रहा है वो किसको वोट दे रहा है? वो टीएमसी को वोट दे रहा है या प्रॉक्सी टीएमसी को वोट दे रहा है? ये भी तो देखने की बात होगी ना। बहरहाल इसका फैसला जनता चुनाव में करेगी जब वोट डालेगी। एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन जो सवाल हमने आज आपसे पूछा, ब्रेक के बाद उसका जवाब बताएंगे। आप देखते रहिए दंगल आखिरी पड़ाव पर। तो आज हमने आपसे सवाल पूछा था, नंदीग्राम से ममता का चुनाव लड़ना क्या बंगाल में बीजेपी की ताकत दिखा रहा है? आपके जो जवाब हमें मिले, 84% लोगों को लगता है हाँ, जबकि 16% का कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं। छोटा सा ब्रेक, आगे हल्ला बोल अंजना के साथ। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।